नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज खास चर्चा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि ट्रंप तैयार है। ईरान में नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि ईरान में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान से इसकी संभावना बढ़ गई है। ट्रंप ईरान में भड़की हिंसा की आग को और भड़का रहे हैं। उन्होंने ईरानियों से यहां तक कहा है कि आप विरोध प्रदर्शन जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो, मदद आ रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बीच ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता रद्द कर दी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की पोस्ट के बाद ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन पर पूरा ठीकरा ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर फोड़ दिया है। अली लारिजानी ने कहा है कि ये दोनों ईरानी लोगों के मुख्य हत्यारे हैं। वैसे तो इन सब के बीच ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो किस तरह की मदद ईरान में भेज रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खामेनेई की सत्ता का अंत है और क्या ट्रंप अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे और क्या ईरान पर ट्रंप सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। और चलिए इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से ईरान की स्थिति बनी हुई है और आखिर क्या चल रहा है। तो ईरान में होगा ऑपरेशन वेनेजुएला, ये सवाल बन गया है क्योंकि यूएस इजराइल का टारगेट खामेनेई है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं, इस बीच अमेरिका लगातार धमका रहा है। यूएस इजराइल के मिशन में सबसे बड़ी रुकावट है ईरान और ऐसे में देखिए ये समझा जा रहा है कि यूएस और इजराइल लगातार खामेनेई की सत्ता का अंत करने के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। मादुरो की तरह खामेनेई को हटाने की कोशिश क्या की जा रही है? अब ये तमाम बड़े सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला पर हमला किया अमेरिका ने और अब ईरान को जिस तरीके से धमकी दे रहा है सख्त लहजे में अमेरिका, यही स्वर सामने आ रहे हैं। तो हिंसक प्रदर्शन की आड़ में तख्ता पलट का क्या बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, आज जानकारों से यही जानेंगे। तो खामेनेई का 36 साल का शासन खत्म करने की कोशिश क्या अमेरिका की ओर से की जा रही है? क्या आखिर वो बड़ा होने वाला है? आज इसी पर चर्चा। इससे पहले जानिए अमेरिका ईरान में अदावत आखिर है क्यों और कब से है। तो साल 1989 तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया गया और इसकी शुरुआत, ये तल्खी की शुरुआत देखिए तभी से हो जाती है जहां 444 दिन तक बंधक रहे यूएस के डिप्लोमेट और इसी वजह से ईरान और यूएस के जो रिश्ते हैं वो समय समय पर देखिए किस तरीके से खराब हुए, वो हम आपको समझा रहे हैं। अमेरिका और ईरान में रंजिश की शुरुआत होती है 1989 में और किस तरीके से ये तल्खी अब इस मोड़ पर आ गई है कि सख्त लहजे में चेतावनी अमेरिका दे रहा है। तो ईरान ने एटम बम बनाने की जिद पकड़ ली थी। हालांकि लगातार देखिए इसको लेकर ये कहा गया कि कई पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके ईरान समझा नहीं। और देखिए इस बीच लगातार चर्चा ये भी कि आखिर अमेरिका जो है अब आने वाले समय में क्या बड़ा करने वाला है, ये देखना होगा क्योंकि लगातार अमेरिका ये कह रहा है प्रदर्शनकारियों से कि आप प्रदर्शन करिए और जो मदद है वो हम आपको पहुंचाएंगे। हालांकि वो मदद क्या होगी, देखिए ये अब सवाल है कि आखिर किस तरीके की मदद की बात कर रहे हैं। तो देखिए चर्चा इसी को लेकर कि किस तरीके से पूरे ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। और चलिए देखिए एक ही ग्राफ के जरिए हम आपको समझाते हैं। 31 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन इस वक्त जारी है। करीब 2000 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, यानी कि प्रदर्शनकारियों की मौत हुई संख्या 2000 की है, वो भी लगभग संख्या हम आपको बता रहे हैं। तो मरने वालों की सही संख्या की जानकारी अभी तक नहीं सामने आई है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दिया गया है खामेनेई की ओर से। तो अस्पताल के बाहर लाशों का अंबार लगा हुआ है, ये तस्वीरें हैं इस वक्त ईरान के अंदर। तो पूरे देश में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है और इसीलिए न केवल भारत बल्कि अमेरिका भी अपने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए आग्रह कर रहा है। एडवाइजरी सामने आई है भारत की ओर से भी अमेरिका की ओर से भी कि अपने नागरिकों को ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ईरान छोड़ें, क्योंकि वहां की स्थिति आप देखिए बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। यह नौबत आ गई कि पूरे देश में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही चिंताजनक ईरान से सामने आ रही हैं। और इसी के चलते अब क्योंकि अमेरिका सख्त लहजे में ये कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आ रहा है और ऐसे में
क्या इसको लेकर देखिए आगे सुगबुगाहट होती है, ये जानकारों से जानने का प्रयास करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। के शर्मा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक हैं, वो जुड़ गए। मोहम्मद अमीन जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ ब्रिगेडियर शारतेंदु, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर शारतेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत देखिए आपके साथ करना चाहूंगी के शर्मा जी, क्योंकि इस वक्त आखिर अमेरिका ने ये जो मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं कि हम आप प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा है कि आप प्रदर्शन कीजिए, हेल्प इज ऑन इट्स वे, इसका क्या मतलब समझा जाए? कैसी मदद चाहते हैं अमेरिका जो है करना चाहता है ईरान के अंदर? देखिए, मेरा ये कहना है मैम जी, जो अमेरिका है इसमें कोई शक नहीं है कि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और अमेरिका के अपने अपने कारण है जिस वजह से वो ईरान की जो सरकार है उसको हिलाना चाहता है। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका और ईरान के जो संबंध है वो मधुर नहीं चल रहे हैं। जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो ज्यादा प्रोटेस्ट इस बात से हो रहा है कि जो ईरान की इकोनॉमी है वो बिल्कुल धराशायी हो चुकी है, चीजों के रेट बहुत बढ़ गए हैं और उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। तो अमेरिका हल यहाँ से चाहता है कि खमानी साहब यहाँ से हटें और उनका अमेरिका के सपोर्ट का कोई नुमाइंदा वहां पे उस सीट पे बैठे, जिससे वो अपना दबदबा वहां पे ईरान में दाखिल कर सकें। इसीलिए जो प्रोटेस्टर है उनको बोला जा रहा है कि आपको मदद मिलेगी। मदद के तौर पे क्या है कि हो सकता है कि अमेरिका अपने सैनिक वहां पे भेज दे या फाइनेंशियल उनको हेल्प करे या गवर्नमेंट को किसी भी तरह से नाकाब कर दें। ये भी हो सकता है कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मोदोरो को उन्होंने उठाया था, ऐसे खमानी को भी उठा सकते हैं वो। जी जी बिल्कुल। और देखिए यही तस्वीरें हैं इस वक्त चिंताजनक और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग स्थिति भी समझ में आ रही है। लेकिन ब्रिगेडियर शारतेंदु जी, आपके पास आ रही हूं, क्या अमेरिका आपको लगता है कि सैन्य कार्रवाई करेगा जिस तरीके से उसने वेनेजुएला पर हमला किया है, मादुरो को गिरफ्तार किया है? क्या ऐसा कुछ ईरान में संभव है और क्या अमेरिका ऐसा करेगा? देखिए, अमेरिका के पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जहां तक ट्रूप्स को ग्राउंड पे कमिट करने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका ऐसा कुछ करने जा रहा है। अगर उसको मिलिट्री ऑप्शन के लिए जाना भी होगा तो वो तमाम तरीके का सी का ब्लॉकेड लगाएगा, पर्शियन गल्फ से उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा सकता है, ओमान लगा सकता है और साथ में वो एयर स्ट्राइक कर सकता है, मिसाइल रॉकेट फायर कर सकता है। लेकिन ट्रूप्स को अगर वो ग्राउंड कमिट करता है तो बहुत सारी कैजुअलिटी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जो कि अमेरिका नहीं चाहेगा। अमेरिका देखिए ईरान के ऊपर किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। पहले उसने आर्थिक प्रतिबंध लगा के एक आर्थिक वॉर वहां पे छेड़ दिया। ये जो आज की डेट में इन्फ्लेशन इतना बड़ा हुआ, उनका जो रियाल जो है इतना डिवैल्यूड हो रखा है, इसकी वजह अमेरिका का प्रतिबंध है। और इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए ना तो रशिया उसकी मदद के लिए है, ना चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। कहीं ना कहीं ईरान सिमट सा गया, पूरे मिडिल ईस्ट में वो अकेला पड़ गया, लिहाजा वहां पे एसेंशियल आइडेंटिटी हो गई। अब फिर पॉलिटिकल वॉर शुरू किया। पॉलिटिकल वॉर में वो सत्ता परिवर्तन चाहता है। साथ में क्राउन प्रिंस जो पिछले 40 साल से अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनसे एक्स पे स्टेटमेंट डलवाता है कि हम ईरान में आने के लिए तैयार हैं। और जो एक मास प्रोटेस्ट ग्राउंड पे था, उसके आग में घी डालने का काम किया, प्रोटेस्टर को पूरी मदद। और जो स्टेटमेंट अमेरिका दे रहा है कि आप प्रोटेस्ट करिए, अगर आपके ऊपर गोली चलती तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। आप किसी के इंटरनल मैटर में इस हद तक नहीं जा सकते हैं। ईरान की जनता तय करेगी कौन उनके ऊपर शासन करेगा, ना कि अमेरिका, ना कि 4 साल से बाहर बैठे हुए प्रिंस राजा पहलवी करेंगे। ये नहीं होगा वहां पे। और अमेरिका, जहां तक आपने वेनेजुएला की बात ईरान में करने की बात की, वो पॉसिबल नहीं है। वो अयतुल्ला खमेनी को नहीं उठा सकते, पेजेस्किया को नहीं उठा सकते। अगर आप प्रोटेस्टर के मास प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो खमेनी के सपोर्ट में भी वहां के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सड़कों पे हैं। आज की डेट में प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस मॉब को नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो खमेनी के साथ भी बहुत बड़ी फौज IRGC खड़ी है, वहां के तमाम दकियानूसी सोच वाले लोग खड़े। और ईरान को वो हल्का देश ना समझे अमेरिका, वो गलती ना करे जो उसने वेनेजुएला में किया है कि आपने हेड ऑफ स्टेट को उठा के अपने यहाँ पे आप लीगल एक्शन रहे हैं उनके ऊपर। आप ये टेम्पलेट ईरान पे नहीं चला सकते। ईरान की देखिए स्ट्रेंथ आज की डेट में उसकी IRGC है, उसकी रॉकेट्स हैं, उसके मिसाइल्स हैं, उसके ड्रोन्स हैं। अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड कमिट करेंगे तो आपको काफी सफरिंग होगी। ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता अमेरिका के लिए। उसके पास तमाम ऐसे ऑप्शन हैं जिसके तहत वो ईरान पे हमला बोल सकता है, ईरान में सत्ता परिवर्तन करा सकता है, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को जेपरडाइज कर सकता है या बैक ट्रैक कर सकता है।
तमाम ऑप्शन अवेलेबल है। और आज की डेट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे मोसाद का नेटवर्क है, उसके पीछे आईएसआई का नेटवर्क है, उसके पीछे तमाम ऐसे सेल जो ईरान में ऑपरेट करते हैं। उसमें देखिए सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब मूक दर्शक बने हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है वो ईरान पे जाए, ईरान को वो ध्वस्त करने में लगे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसीलिए वो आज की डेट में मूक दर्शक बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ओवर इंथुजियास्टिक होके किसी भी तरीके से ट्रुप्स को कमिट किया तो वो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये उनको समझना पड़ेगा। समृद्धशाली देश है, 6 लाख के सैनिक हैं, आईआरजीसी एक प्रोफेशनल आर्मी है जो अमेरिका के बेस पे कतर पे हमला कर चुका है, ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर चुका है, तो उसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। और धीरे धीरे मेरा मानना है कि अगर ये प्रोटेस्ट आईआरजीसी कंट्रोल कर ले जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये अमेरिका के बस में नहीं है कि वहां सत्ता परिवर्तन कराए। 79 से आज तक अयतुल्लाह खमेनी जो एक धार्मिक नेता है, हेड ऑफ स्टेट, एक तरीके से थियोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां चल रही है, उस पे उनका वर्चस्व बना हुआ। प्रोटेस्टर एक जगह और आपके सपोर्टर एक, अगर इनको आप हेड काउंट करेंगे तो ईरान अभी उस दिशा में नहीं आया। एक वेस्टर्न मीडिया, एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चल रहा है, यूरोप के तमाम नेशन, अमेरिका एक तरीके से बात कर रहे हैं कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में देखिए आप, ट्रंप ने यह भी बोला कि टैरिफ लगाएंगे 25% एक्स्ट्रा, तो आप पूरी तरीके से उनको अलग थलग करना चाहते हैं। और ईरान में सत्ता परिवर्तन आपका मकसद है और मेन इशू है पूरा मिडिल ईस्ट पे आपका कैप्चर, कंट्रोल, जिससे कि जो लास्ट इरिटेंट ईरान बचा हुआ उसको भी आप ध्वस्त करें। आपने बड़े सिस्टमैटिकली सीरिया में सत्ता परिवर्तन कर दिया। सत्ता परिवर्तन में जब अभी जो स्थिति बनी हुई है, अब यही है कि आखिर अमेरिका ये इतनी बड़ी गलती करता है कि नहीं करता है। हालांकि लगातार जिस तरीके से चेतावनियां दी जा रही हैं उसी के जरिए समझा जा रहा है कि आखिर क्या करने की सोच रहा है अमेरिका, यही डिकोड करना हम लोग चाह रहे हैं। मोहम्मद आमीन जी, आपके पास आ रही हूं। जो तरीका अपनाया जा रहा है ईरान के अंदर खामनेई की ओर से कि आखिर प्रदर्शनकारियों को शांत किया जाए, उसके लिए कहा जा रहा है कि फांसी की सजा हो जाए, शूट एट साइट, क्या इससे कंट्रोल में आएंगी स्थितियां? मोहम्मद आमीन जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार अनम्यूट कीजिए उसको जरा। उन्नति जी, अब आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है आपके आवाज। उन्नति जी, जहां तक सवाल है ईरान का, तो ईरान जो है वो एक ऐसा शक्तिशाली देश है जिसके के लिए हमारे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया को कवर करता है। उसके अंदर आप देखेंगे रशिया है, चाइना है, भारत है और ईरान है। उस देश को इतना हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है अमेरिका को, जिस तरीके से वो सोच रहे थे वेनेजुएला के लिए, जिससे हमारे पूर्व प्रवक्ता ने इस बात को बताया, वो डिटेल में बताया। और ये जो सरकार बनी है ये 1979 में बनी, जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक था। और स्थापना जो है धार्मिक स्थापना हुई है, जिसके खुमैनी साहब थे, बड़े खुमैनी और उसके बाद छोटे खुमैनी। इन लोगों ने इसको धर्म के ऊपर रखा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से प्रदर्शन किए गए, ये एक प्रायोजित कहना स्पॉन्सर्ड थे, और जिसकी वजह से वो उसमें ज्यादा दम नहीं निकला और न ठहराव हुआ, जिसकी वजह से वहाँ शूट आउट की परमिशन देनी पड़ी इनको, खुमैनी गवर्नमेंट को। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि वहाँ की जो पोजीशन है, आर्थिक स्थिति इनके समझ में जो है कमजोर है। क्यों कमजोर है? नहीं की गई है, क्योंकि मैं वहाँ विजिट कर चुका हूँ ईरान में भी। तो ये जो चीजें हैं, वो ईरान एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। उसके अंदर खनिज है, उसके अंदर मतलब हर तरह के मिनरल्स हैं पाए जाते हैं, उसके अंदर ऑयल है। उसके साथ में आप देखेंगे कि नेचुरल ऐसी चीजें हैं, जैसे कि सारा ड्राई फ्रूट पूरे एशिया को आता है वहाँ से, और बहुत सी चीजें हैं। सबसे बड़ा स्टेक जो हमारा भारत का है वो चाबहार एयरपोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, जिस पोर्ट के अंदर हमारे करोड़ों डॉलर लगे हुए हैं, अरब डॉलर जो खर्चे हुए हैं, उसमें हमारा भारत भी उसकी तरफ देख रहा है। और जो उसका एक्सपोर्ट है उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया रशिया की तरह, ट्रम्प साहब ने, कि जो इनसे खरीदेगा या जो इनसे व्यवहार रखेगा तो उसमें हम 25% टैक्स लगा देंगे। अरे साहब, आपकी इतनी दादागिरी हो गई, हद हो गया, आपने रातों रात उस पर कब्जा कर लिया। वो आसान इसलिए था, आप समझिए भौगोलिक स्थिति को, वो आसान इसलिए था वहां पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना, कि वहां पे एक तो ड्रग्स का था, दुनिया जानती है ड्रग्स था, लेकिन ड्रग्स के साथ में आप देखेंगे उन्होंने ड्रग्स के तस्करों को ही कंट्रोल किया, और उसके अंदर काफी पैसा है। साथ में उनको पेट्रोल भी चाहिए था, जो दुनिया का 27% है पेट्रोल, और पेट्रोल नंबर 1 है वहाँ का। जो ऑयल प्रोडक्ट निकल रहा है वो बहुत नंबर 1 है ऑयल्स, जिसकी वजह से उनको
काफी फायदा होना है, और वहाँ और भी खनिज है। वहाँ पे आप देखिए लिथियम का भी भंडार है और बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लालसा कुछ ज्यादा बढ़ गई है ट्रम्प साहब की। ट्रम्प साहब को ग्रीनलैंड भी चाहिए, कल उन्होंने अपने पार्लियामेंट में पास कर दिया। इस तरीके से कल तो किसी भी कंट्री के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर देंगे अपने पार्लियामेंट के अंदर, कहेंगे नहीं हम तो इस कंट्री को लेना चाहते हैं, उसके अंदर ये है ये। इस तरह से नहीं चलता है। और इसके लिए अगर ये करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले इन्होंने बहाना लिया था, सबसे पहले इन्होंने बहाना लिया इस बात का कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर बन रहा है। भाई क्यों नहीं बनेगा, आप बने हुए हैं। इसी तरह उन्होंने इंडिया के ऊपर किया था। अमेरिका ने किसी को छोड़ा नहीं। हमारे साथ भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी, उस वक्त हुआ था हमारे यहाँ न्यूक्लियर का, तो उस वक्त भी उन्होंने बैन लगा दिया था। आज बैन नहीं लगा सकते हमारे ऊपर, अगर लगाएंगे तो हम मानने को तैयार नहीं। कई जगह उन्होंने लगाया, रशिया का लगाया, कई जगह लगाया, ईरान का लगाया। हम लोग इसलिए मानने को तैयार नहीं कि हम एक शक्तिशाली देश हैं। और जितने शक्तिशाली देश है, अच्छा आप क्या है यहाँ पर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कि वहाँ की रेंज काफी दूर है, और क्या है कि हजारों किलोमीटर दूर है जो वहां से वो ट्राई करेंगे आने के लिए। और वेनेजुएला जो था उनके नजदीक था, चाहे वो ग्रीनलैंड है वो भी इनके पास से पड़ता है। लेकिन यहाँ ईरान के अंदर आना, उसके आने के लिए क्रॉस करना बहुत बड़ी एक बात होगी। क्यों? क्योंकि ये हमला जो माना जाएगा वो रशिया के ऊपर माना जाएगा, वो चाइना के ऊपर माना जाएगा। आप देखिए क्या स्थिति इन्होंने बना रखी है? अब इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इन्होंने हमला किया था तब भी ये कंट्रीज आए थे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकते थे हमारे कंट्री। अगर ईरान की बात आएगी तो आप देखिए कि रशिया ने ऑलरेडी इनको जो एयरक्राफ्ट कैरियर है न्यूक्लियर अटेम्प्ट करने के लिए, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिन पे कि ले जाया जा सकता है सामान न्यूक्लियर का, और वहां पे अटैक किया जा सकता है। तो ये चीजें ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर दी है रशिया ने ईरान को। मजबूती के साथ लड़ रहा है ईरान, ऐसा नहीं। और जो उसने इंटरनेट पर खत्म किया, बहुत अच्छा किया है कि वहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जिस तरह की वहां प्री प्लान और दूसरे देशों की मिक्स करके न्यूज चलाई जा रही, दिखाया जा रहा है कि वहां है। आज भी कई मीडिया को देखा मैंने जी। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि ईरान के अंदर जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, और साथ ही साथ अमेरिका जिस तरीके से बार बार चेतावनी दे रहा है, आखिर वो करना क्या चाह रहा है? के शर्मा जी, आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद आमीन जी की बात को, क्योंकि देखिए लगातार इससे पहले अमेरिका ने ये कहा कि अगर ईरान के साथ व्यापार करोगे तो 25% टैरिफ। आखिर ये दबाव की राजनीति क्रिएट कर अमेरिका करना क्या चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है? अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है और अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको ईरान में एस्टैब्लिश करना चाहता है। वो चाहता है कि खुमानी साहब रिलीजियस लीडर वहां पे ना रहे और उनका चुना हुआ नुमाइंदा, उनका चहेता आदमी रेजा पहलवी वहां पे बन जाए, जो अभी बाहर शायद लंदन में रह रहे हैं। तो अमेरिका जो वहां के प्रोटेस्टर को बढ़ावा दे रहा है, वो सिर्फ इसी तरह से दे रहा है कि वहां पे उसका चहेता कोई आदमी वहां पे लीडर, एज ए रिलीजियस लीडर वहां पे एस्टैब्लिश हो जाए, और फिर वो उसको जैसे ताकीद करें, जैसे उसको डायरेक्शन दे, वो उनके हिसाब से पपट बन के उनके हिसाब से काम करे, वो कोई न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, और जैसे अमेरिका उसको दिशा निर्देश दे उसी तरह से वो काम करे। तो अमेरिका बेसिकली अपनी एस्टैब्लिशमेंट ईरान में चाहता है हर लिहाज से। अभी जो आज की स्थिति है वो प्रोटेस्टर को इसीलिए भड़का रहे हैं कि कैसे ही खुमानी साहब की जो सरकार है ये हिल जाए, उसका पर्पज ये है। जी बिल्कुल। और देखिए इसके लिए हर तरीके के सख्त भरे लहजे का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। टैरिफ लगाने की बात की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिशें यही हो रही है कि बैकफुट पर जाए ईरान। लेकिन फिलहाल अभी ईरान भी जो जवाब दे रहा है, पलटवार जो कर रहा है, वो सख्त लहजे में ही कर रहा है। आपके पास ब्रिगेडियर शार्तेंदु जी, ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है प्रदर्शनकारी को, और अमेरिका जो सख्त लहजे में चेतावनी दे रहा है, उसका जो जवाब दे रहा है, उस हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ईरान इस पूरे क्राइसिस को हैंडल कर रहा है और जिस तरीके से उनके जो मॉडरेट प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान, वो देखिए अप्रोच कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से, उनसे बातचीत के लिए भी उन्होंने ऑफर किया। और पहले उनके शुरुआती स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उन्होंने कहा था इसके लिए ईरान सरकार जिम्मेदार है, जिस हालात पे लोग सड़कों पे आए हुए हैं, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस परिस्थिति का फायदा उठाया गया है, और जिस तरीके से इन प्रोटेस्टर को बढ़ावा मिला है, चाहे मोसाद नेटवर्क द्वारा, चाहे अमेरिका के फंडिंग द्वारा, तमाम तरीके के स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके वहां पे इस मास लेवल का प्रदर्शन किया गया है। देखिए IRGC इंटैक्ट है,
IRGC के प्रॉक्सीज को तो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया टू लार्ज एक्सटेंट, जिसमें हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह है, लेकिन IRGC की लीडरशिप, IRGC की कमांड अभी भी इंटैक्ट है, उनके ऊपर कोई बहुत क्षति नहीं हुई, तो वो पूरी कंट्रोल में है और आज की डेट में वो फोर फ्रंट पे आ रखे हैं पूरे प्रोटेस्ट को क्वेल करने के लिए, दबाने के लिए और उनको वापस शहरों में लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए। जब तक IRGC का ये एलिमेंट एक्टिव है, ईरान, मेरा मानना है कि उसमें इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाने जा रहा है जहां पे सत्ता परिवर्तन होते हुए दिखेगा। अयतुल्लाह खमेनी जब नेशन को एड्रेस करते हैं या बोलते हैं तो कितना हुजूम आता है, उनका मास सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। उनके जो मॉडरेट लीडर पेजेस्कियां, वो हर तरीके से प्रोटेस्टर से बात करने के लिए तैयार हैं। और जो आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है क्योंकि ये इकोनॉमिक सैंक्शन का इतने दिनों से जो ईरान के ऊपर लगा हुआ वो चला रहा है। इस इकोनॉमिक सैंक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अपने जो मित्र देश हैं, जिसमें रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तमाम ऐसे फैंस सेक्टर, उनसे बातचीत करके आपको उनसे अपने ट्रेड को और डील को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। आपके खुद के बस का नहीं, क्योंकि ये काफी प्रोलॉन्ग पीरियड से आपके यहाँ इस तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। तो आप एक रोड मैप ड्रॉ करें और धीरे धीरे बिट्स एंड पीसेस में, प्रांत वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज इस प्रोटेस्ट को क्वेल करें और अमेरिका को डिस्टेंस रखें। आप उनसे बातचीत के लिए भी तैयार है, आपने बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं किए हैं, लिहाजा एक वो डिप्लोमेटिक फ्रंट जारी रखें, बातचीत का दरवाजा खुला रखें, प्रोटेस्टर से 4 कदम आगे मिलकर बात करें, उनकी डिमांडों को देखें और जहां तक सरकारी अनुदान या तमाम तरीके के एड्स का सवाल है, उसके लिए आप अपने दरवाजे खोलिए और इस तरीके का प्रोटेस्ट को रोकिए। क्योंकि देखिए, हर 6 महीने में ईरान में कोई बहुत मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो हिजाब के लेके हो, चाहे ह्यूमन राइट्स को लेके हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, तमाम प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैक्शन तो है जो आपकी इस रिजीम से हैप्पी नहीं है, उनके एस्पिरेशन को मीट करिए, यही मेरा कहने का मतलब है। IRGC कंट्रोल में है, मेरा मतलब है कि अगर अमेरिका को इसी तरीके से दूर रखा गया तो इस प्रोटेस्ट को वो क्वेल कर ले जाएंगे और इस डिफिकल्ट फेज से निकल जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि अमेरिका कितने एक्टिवली इसको और बढ़ाता है, किस तरीके से फंडिंग करता है, किस तरीके से वहां की लीडरशिप को और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बढ़ावा देता है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट इन टाइम पे अमेरिका को कमिट करना पड़ेगा ईरान में सत्ता बदलने के लिए, और उसके लिए उसे चाहे एयर स्ट्राइक करना पड़े, चाहे ब्लॉकेड एक स्ट्रांग लगाना पड़े नेवी की तरफ से, या आपको अपने मिसाइल या रॉकेट फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़े, आप ये सारी चीजें करें, तभी सत्ता परिवर्तन होगा। इन प्रोटेस्टर से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे और अमेरिका दूर से देखता रहे, ये संभव नहीं है, क्योंकि कंट्रोल है आज की डेट में आयतुल्लाह खमेनी का ईरान की जनता के ऊपर। और बिल्कुल, और देखिए ये बात भी याद रखनी होगी कि वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं, एक खेमा तो ये है और एक खेमा ये भी है जो खमेनी का सपोर्ट कर रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए यूएस और इजराइल, क्या ये संयुक्त रूप से कोई ऑपरेशन कर सकते हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि दोनों के लिए ये बाधा है? उन्नति जी, आपको याद होगा कि सबसे पहले इजराइल का ही इनका झगड़ा था कि इजराइल पर जिन्होंने ड्रोन भेजे थे, डायरेक्ट भेज दिए थे, और ड्रोन की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ था उसका। और जो हमास वहां पर लड़ रहा है उनसे, उसको पूरा सपोर्ट जो है ईरान का वहां पर मौजूद है। इस कारण से भी उनको बड़ी तकलीफ हुई थी और उन्होंने जो है कोशिश यही की थी कि हम यहाँ पर अटैक करें। उनके साथ में मिलकर उन्होंने अटैक किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, वो वहां पर एक्टिव थी, लेकिन फुली तरीके से वहां पर वो काम नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इनका पिछला वाला जो अटेम्प्ट था वो कमजोर हो गया और उसने भी इनके बेस उड़ा दी। तो अरब में आप समझिए मस्कत के अंदर था, वो सबसे पहले ईरान ने उस पर बेस पे अटैक किया और ये समझा दिया और ये बता दिया, दिखा दिया कि देखिए हम किसी तरह से कमजोर नहीं है, जब इन्होंने एक बहाना लिया था न्यूक्लियर पावर का। और आज आप ये देखिए कि उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, एडवाइजर ने खुलेआम पब्लिक में कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर अपना न्यूक्लियर बना लेंगे। ये सब कहने की बात, ब्रिगेडियर इस बात को हमारी इंडोर्स करेंगे कि 24 घंटे में नहीं बनता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्षम हो चुका है न्यूक्लियर पावर में, और उसने इसीलिए जो है रशिया से एयरक्राफ्ट लिए हैं ऐसे कि उनका जो न्यूक्लियर एटम का मामला है वो वहां पे ले जाके अटैक कर सके। उधर से आप देखिए, इन्होंने, ट्रम्प ने कोई कोरिया को भी नाराज किया हुआ, उसने भी यही कहा था कि देखिए ये वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनके दोस्त है, ऐसा मत करिए, उसको भी नाराज किया हुआ है। पहले से वो ऑलरेडी इनके पास मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक टारगेट की हुई है कोरिया की, उधर रखा हुआ उसने पॉइंट करके।
फिर आप देखिए इन्होंने रशिया से पंगा ले रखा है हर तरीके से, फिर चाइना से पंगा ले रखा है। तो इनसे खुश कौन है? आज भारत भी अंदर से देखा जाए तो खुश नहीं है, क्योंकि भारत के साथ भी इस तरह की हरकतें कर रखी हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इनका एक तरीका यही है, इनका एक तरीका यही है कि आप देखिए इस बात को, इनका एक तरीका ये है, यही है इस बात का कि क्या करेंगे। ये हमेशा छोटे छोटे देशों को, जो पड़ोसी देश हैं, उनको पूरा प्रोटेस्ट करते हैं, यानी पूरी तरह से उनको तैयार करते हैं। और इन्होंने भी हाल का आपने सुना होगा, नेपाल में इन्होंने जो उनकी एजेंसियां थी उनको नरिश कर नेपाल पलट दिया। इससे पहले बाइडेन के रिजीम में आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इसी तरह की प्रोटेस्ट कराए और उन्होंने बांग्लादेश को खतरा दिया। अब आप देखेंगे इसी तरह से इन्होंने हर कई कंट्रीज में किया है, पाकिस्तान में भी ये किया हुआ है, और हर एक को ये अपना पपेट बनाना चाहते हैं। जैसे कह रहे थे इमाम ब्रिगेडी साहब कि रजा शाह पहलवी की जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद जो शाह के जो इस वक्त असालम में है, अमेरिका में, कभी यूके में घूम रहे हैं, उनको फुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और उनको फुल सपोर्ट करके ये अपना एक पपेट बनाकर ईरान में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन वहां की जनता, आप देखिए हर मामले में उन्होंने लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ऊपर हर मुसलमान और हर जो वहां पर उनका देशभक्त है वो मरने को तैयार है। तो उनकी जो आर्मी है, चाहे उनके प्रोटेस्टर है या जो भी है, लेकिन जब इस्लाम की बात आ जाएगी तो जो खरीदे हुए बिके हुए लोग हैं वो उतना कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था जी। बीबीसी की जो करेस्पॉन्डेंट थी वो दिखा रही थी जितने इनके प्रोटेस्टर्स थे 4 गुने तो वहां पर ऑलरेडी आ गए जो उनके फेवर में कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन। ये ऐसा नहीं है, उनके फेवर में है गवर्नमेंट के। और उनकी ईरान की जो आर्मी है वो तो है ही एक्टिव, और कितना बड़ा एरिया है ईरान का, उस पर आसानी नहीं है, आसानी नहीं कि इस तरीके से उसको ये खा जाए या उसको अरेस्ट कर ले। और इसीलिए अमेरिका जो चाहता है वो सीधे सीधे नहीं कर सकता है। के शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ, इनडायरेक्टली क्या कुछ कार्रवाई अमेरिका की ओर से की जा सकती है? क्योंकि देखिए वो आर्थिक तौर पर से प्रभाव डालने के लिए उसने टैरिफ की बात की कि ईरान के साथ व्यापार तो 25% टैरिफ, और क्या क्या हथियार अपना सकता है अमेरिका, क्योंकि डायरेक्टली तो वो नहीं छुएगा ईरान को। देखिए वो अमेरिका इनडायरेक्टली जो प्रोटेस्टर हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है, जिससे वो उग्र रूप से वहां पे उपद्रव फैलाएं और आंदोलन को जारी रखें। सारा खेल, अगर जो उपद्रवी हैं जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्यादातर मास स्टूडेंट्स हैं और लेडीज हैं जो अपने फ्रीडम की बात कर रही हैं, अगर उन्हें रेगुलर फाइनेंशियल हेल्प ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देते रहे तो मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन है ये काफी लंबे समय से खींच सकता है, जो कि खुमानी के लिए बड़ा एक सिरदर्द बन सकता है। अगर इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे खुमानी साहब को दिक्कतें हो सकती हैं। तो अमेरिका हर लिहाज से चाहेगा कि जो प्रोटेस्टर है उनको फाइनेंशियल हेल्प करें। प्रोटेस्ट करने के लिए भी एक नियमित खर्चा होता है, प्रदर्शन करना है, उनका मोरल हाई रखने के लिए हो सकता है वो इनडायरेक्टली कोई ऐसी सामग्री भी सप्लाई कर सकता है कि वो प्रोटेस्ट में उनकी मदद करे। जी बिल्कुल। और देखिए आखिर वो मदद क्या होगी जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कही गई है, यही समझ में फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, क्योंकि देखिए लगातार कार्रवाई वहां पर हो रही है, प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन असर वो अभी बेअसर नजर आ रही है। और इस बीच जो मृतकों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी मैसिव मौतें वहां पर अगर हो रही हैं तो ऐसी सत्ता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? 2000 की संख्या करीब बताई जा रही है। डेफिनेटली ये जो लोग मरे हैं 2000 जिनकी संख्या है, और कई रिपोर्ट कई जगह तो डिफरेंट फिगर इसके कोट किए जा रहे हैं, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ये लोगों का मुद्दा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोग वहां त्रस्त हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को चीजें नहीं मिल रही हैं, लोगों के पास पैसे लेकिन सामान नहीं मिल रहा है। इस तरीके की जब सिचुएशन हो जाती है तो जो आम नागरिक है उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है बजाय सड़कों पे आने के, सत्ता परिवर्तन के लिए जाने के लिए। लेकिन इसके पीछे की अगर वजह समझ रहे होंगे तो भी उनको एक इम्पेटस, एक तरीके का मोटिवेशन मिलेगा कि वापस जाएं अपने घरों में। लेकिन देखिए जब प्रोटेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक मिस रूट तो है ही है। आप सडनली ये सिचुएशन कैसे है क्रॉप अप हो गई कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया और आपके जो नेशनल करेंसी वो पूरी डिवैल्यूड हो गई। तो आपने सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखा और आपने अपने रिसोर्सेज को तमाम उन एक्टिविटीज में लगाया जो आपके जनता के बरखलाफ है। आपने बहुत बड़ा रेवेन्यू का अपने प्रॉक्सीज की मदद में लगाया, हिजबुल्लाह हुतीस को सपोर्ट फंड करने, हथियारों के प्रोडक्शन में लगाया। तो आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो मॉडल था कंट्री का वो कहीं ना कहीं आपने उसके हिल गया और उसकी वजह अमेरिका का इकोनॉमिक सैंक्शन था ही। लेकिन आपको ये सारी वजह पता थी
जब आपको वजह पता है तो आपको उसका ऑल्टरनेटिव एक्शन लेना चाहिए था। पेजेस्किया देखिए एक मॉडरेट लीडर है, लेकिन वो इस चीज को तोड़ नहीं पाया। और साथ में एक जो वेस्ट का प्रोपोगंडा है जिसमें अमेरिका का तो है ही, साथ में यूरोपियन नेशन बहुत सारे हैं। सारे यूरोपियन नेशन आज की डेट में एक सुर में ईरान की खिलाफत कर रहे हैं। उनका मकसद है कि मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व अमेरिका का बना रहे और कहीं ना कहीं ईरान जो एक इरिटेंट बना हुआ है उसको हटाया जाए। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आयतुल्लाह खमेनी धार्मिक नेता होने के साथ वो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। ये वेस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। और साथ में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, महिलाओं के प्रति जो उनका एक्शन है, उसके ऊपर भी एक असंतोष है। ईरान ने बहुत डिफरेंट तरीके का लिबरलाइजेशन वाला फेज देखा 79 से पहले, उसकी जड़ें अभी भी मौजूद है। बहुत ही लिबरल स्टेट बन सकता है, लेकिन आज की डेट में जो शासन है आयतुल्लाह खमेनी का, वो उनके राइट्स को कर्ब करता है। तो उनको एक रोजी फ्यूचर दिख रहा है कि हो सकता है उनके यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज फिर से एस्टैब्लिश हो, फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन हटे, और जिस प्रॉस्पेरिटी की वो कल्पना कर रहे हैं शायद अमेरिका द्वारा, अमेरिका के माध्यम से वहां पे आता हुआ दिख रहा है। इसलिए लोग परेशान। जब आपके पास खाने के लिए नहीं है, चीजें मिल नहीं रही, तो डेफिनेटली आप प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पे आयतुल्लाह खमेनी की सरकार पूरी तरीके से फेल होती है। जियोपॉलिटिक्स अपनी अलग चीज है, लेकिन आपको अपने इंटरनल डायनेमिक्स को समझना होगा। आपको उनकी डेली चीजें मुहैया करानी पड़ेंगी, उनके एस्पिरेशन को मीट करना पड़ेगा। जब ऐसा नहीं होगा, नेचुरली इस तरीके के प्रोटेस्ट होंगे। यहाँ पे ईरान गवर्नमेंट मार खा गई। लेकिन देखिए, ये इसको टेम्परेरी फेज रखें, इसका रेमेडियल एक्शन ले। आज की डेट में अपने जो इकोनॉमी है, जो उसको, जो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ समझौता करें, ट्रेड करें और चीजों को रिवाइव करें, बजाय इसके कि आप हिजबुल्लाह की मदद करते रहे, हूतीज की मदद करें और कंप्लीट फंडिंग मिलिट्री ऑपरेशन में लगाते रहे। धार्मिक नेतृत्व के साथ, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाई है शार्तेंदु जी, कि धार्मिक नेतृत्व के साथ साथ ईरान को जरूरी है कि जो जरूरी है इस वक्त देश के लिए, उस पर भी ध्यान देना होगा। उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे अपनी नीति पर मंथन करने की जरूरत है। मोहम्मद अमीन जी, आपके पास आ रही हूँ। अब ईरान, क्योंकि समय समय पर जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन होते हैं, इसकी वजह हम लोग सभी समझ पा रहे हैं अब, लेकिन अगर इस पर फुल स्टॉप लगाना है तो क्या करने की जरूरत है ईरान को अब? नहीं, देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने जो भी बात कही, उनकी दांत में दम है इस बात का, और बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, कि ये जो चीजें हैं धार्मिक के साथ में जो उन्होंने चला रखा है, बराबर में जो उनके साथ होती है, हमास है और भी ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, उनको जो नरिश करते रहते हैं अपनी फाइनेंस पोजीशन के तहत, कि उन पे पैसा ज्यादा है वो लगाते रहते हैं, लेकिन इनकम भी तो होना चाहिए ना। इनकम हो नहीं रही है, आउटपुट ज्यादा है, इसलिए वहां पर एक रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अभी बात कही गई कि जो इन्होंने, इनके जो मित्र देश हैं, उनसे उनको अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए और अपने देश का जो घाटा है उसको वहां पर पूरा करना चाहिए। और जो करेंसियां हैं, उन करेंसियों को देखना होगा, क्योंकि मैं भी गया था तो वहां पे कभी क्राइसिस आई थी। आज की मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, सैंक्शन में था वो, तो वहां पे हम कोई चीज ले नहीं पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। अगर हम कोई परचेज भी करना चाह रहे थे तो मुझे खुद दिक्कत आ रही थी, फॉरेन मिनिस्ट्री में था, लेकिन हमारे जो एम्बेसी के लोग थे वहां पे, तो लोकल करेंसी थी, मल के चल गया काम। लेकिन जो वहाँ पे रोजाना रहने वाले लोग हैं, बाहर के आने वाले टूरिस्ट हैं, उनके साथ भी काफी तकलीफ होती है। इस बात को ईरान को मानना होगा कि अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है बढ़ाना होगा हर तरीके से, और उनको अपनी पीआरसी भी बनानी होगी। धार्मिक के साथ साथ में अपनी जो व्यवहारिक चीजें हैं उनको भी आगे लाना होगा, जिसकी वजह से उनको आगे समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इस अटेम्प्ट के अंदर वो ईरान सरवाइव कर जाता है तो मैं समझता हूँ इस बात को भी वो सोचेगा और भविष्य में आने वाली स्थिति को वो कंट्रोल कर सकता है। और ये मैं समझता हूँ एक समय इस वक्त कि वो जाएंगे तो नहीं, क्योंकि 80 इयर्स के हो चुके हैं। इनके अंदर जो है धर्म के लिए मर जाने में वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, तो इसलिए इस बात को भूल जाएं। नेतन्याहू को वो अरेस्ट होंगे या उनके हवाले आएंगे या वो भाग जाएंगे देश छोड़ के। देश छोड़ के भागने वाले नहीं है और ना ही वो उनके हाथ आएंगे। तो इसलिए बहुत समझदारी के काम करना है। और हो सकता है, जिसके लिए मैं पहले भी कह रहा था कि वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है और वो कहीं विस्फोट कर देगा तो उससे आसपास के इलाकों में तबाही मच जाएगी।
बिल्कुल। और देखिए, ईरान के लिए वाकई इस वक्त आर पार की स्थिति है कि या तो वो संभल जाए या पूरी तरीके से गिर जाएं। अब इसमें क्या चुनते हैं ईरान की वर्तमान सरकार, ये देखना होगा। लेकिन के शर्मा जी, अगर अभी भी ईरान बाज नहीं आता है और जिस तरीके से धार्मिक नेतृत्व को लगातार प्रायोरिटी में रखता है, क्या अन्य देश ऐसी स्थिति में सपोर्ट करेंगे और क्या कभी आने वाले समय में मित्रता अच्छी हो पाएगी ईरान के साथ? ये तो खामनेई को सोचना पड़ेगा कि उनके जाने के बाद क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुश्मन और दोस्त परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो कभी अमेरिका का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, कभी चाइना का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, कभी संबंध मधुर नहीं रहते, कभी किसी बात पे बिगड़ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्त और दुश्मन अपने फायदे और नफे के हिसाब से, फायदे और नुकसान के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आज इस स्थिति में आज की स्थिति को लेके ये कहना कि फ्यूचर में ईरान के संबंध किससे अच्छे होंगे नहीं होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। जो अभी जहां तक मैं समझता हूं, अमेरिका को तकलीफ ज्यादा इस बात से भी है, इराक ने अभी जो लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट किया है वो ज्यादा चाइना को किया है। और अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत सब अपनी अपनी क्षेत्र में आर्थिक तौर पे मजबूत होना चाहते हैं और सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो जो बड़े देश हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी देश एक दूसरे देश को ये नहीं देखना चाहता कि वो उससे आगे निकल जाए। तो इसी बात की लड़ाइयां होती है, इसी बात की डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला जैसा एक्ट वहां करने में उसको टाइम लगेगा। इसीलिए वो जो वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहा है दूर से बैठ के। तो हर देश के लिए अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। तो अमेरिका ने इस बार ये चूज किया कि जो उनका प्रोटेस्ट है, युवा और महिलाएं, उनको भड़काया जाए खुमानी के खिलाफ, और जो उनका चहेता बंदा है रेजा पहलवी, उसको वहां पे काबिज कर दिया जाए। फिर वो उसके इशारे पे नाच करेगा, उसके इशारे पे चलेगा, और इस तरह से वो ईरान पे अपना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपना कब्जा और डोमेन स्टेब्लिश कर लेगा। तो अभी अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी तरह से खुमानी, जो एक रिलीजियस लीडर है, जो थियोक्रेसी डिक्टेटरशिप के अंदर आते हैं, उनको वहां से हटाया जाए, उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। इसीलिए वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको वो बढ़ावा दे रहा है। और जैसे अमेरिका ऐसे बढ़ावा दे रहा है, ऐसे ईरान की भी मदद करने के लिए जो साथी मुल्क हैं वो भी तैयार है। लेकिन 2026 जैसे, मैं और दूसरी बात पे आता हूं, जैसे और जो हमारे यहाँ ज्योतिष है उन्होंने भी बोला है कि 2026 सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है कोई बहुत बड़ी झगड़े की फसाद लेके आए। तो हर देश को फूंक के कदम रखना चाहिए और अपने देश में शांति न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। ऐसे ही खुमानी साहब को भी, कि उनके हाथ से बात आगे ना निकल जाए। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको किसी भी तरह से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उससे कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए समझने की जरूरत है अमेरिका को भी इस वक्त। ब्रिगेडियर शार्तेंदु जी, अमेरिका का जो ये ख्वाब है कि तख्ता पलट वहां पर हो जाए, ये ख्वाब टूटेगा या फिर इसमें वक्त लगेगा, क्या समझा जाए? देखिए, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वह तख्ता पलट करे। उसके लिए पूरा उसने एफर्ट लगाया है, रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं, और उसने अपने मिलिट्री ऑप्शन को भी क्लोज नहीं किया है। वो हर हालत में सत्ता परिवर्तन चाहता है। खमनेई की सरकार इस बार नहीं बदली इतने मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट पे, तो अगले आने वाले दिनों में फिर वो सत्ता नहीं बदल पाएंगे, इसका इल्म है अमेरिका को। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो बड़े जल्दी में है आज की डेट में। उनको पता है कि आज की डेट में जो विश्व का बैलेंस ऑफ पावर है उनके फेवर में टिल्ट कर रहा है। उसका उन्होंने टेस्ट किया था सीरिया में, अल असद की सरकार को जब उन्होंने हटाया और अल सरा को जब उन्होंने सत्ता में काबिज किया, तो रशिया का कोई प्रोटेस्ट नहीं आया, कोई मदद नहीं आई। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन था अमेरिका के बढ़ते हुए हौसलों का। उनको पता लग गया कि अब रशिया अपने युद्ध में उलझा हुआ यूक्रेन के, वो डायरेक्टली अपने एलाइज की मदद नहीं कर पाएगा। और वहां से जो टिल्ट ऑफ पावर शुरू हुआ है, वहां से सारी क्राइसिस अमेरिका के फेवर में होती हुई नजर आ रही। इसी वजह से वेनेजुएला में एक्शन हुआ, अगर ग्रीनलैंड में एक्शन होगा तो उसी की वजह से होगा, क्योंकि एक कंसोलिडेटेड फोरम अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसको पता है कि अमेरिका जो चाहेगा वो कर लेगा, और अमेरिका के अलावा बाकी जो ताकतें हैं वो बटी हुई हैं, वो कंसोलिडेट नहीं कर सकती अमेरिका के खिलाफ। लिहाजा उसके इस तरीके के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। और कितना समय लगेगा ईरान में ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमेरिका की कोशिश जरूर रहेगी। फाइनेंशियल हेल्प करेगा, तमाम तरीके के अपने एजेंसीज को एक्टिवेट करेगा, उसके मिलिट्री बेसिस पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे उसको सऊदी अरबिया, मिस्र, जॉर्डन सबको क्वाइट करना पड़े। और आज की डेट में सारे के सारे मूक दर्शक बने में मुस्लिम यूनिटी और जो ओआईसी है कहां बैठा हुआ है,
आपके ईरान के ऊपर इस तरीके का बड़ा प्रोटेस्ट और इतना बड़ा अमेरिका का इंटरफेरेंस होने जा रहा है, पूरा क्वाइट है मिडिल ईस्ट। तो कहीं ना कहीं ईरान को उसने आइसोलेट तो कर रखा है। अब सत्ता परिवर्तन की बात है, वो किस लेवल पे जाके कराएगा ये देखने वाली बात है। अगर मिलिट्री ऑप्शन क्या उसका आंसर है तो वो उसको भी एम्प्लॉय करेगा, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन एक डिस्टेंस बैटल की तरफ होगा। वो ट्रुप्स को ग्राउंड पे कमिट नहीं करेगा। अगर ट्रुप्स को कमिट कराना है तो उसका एलाई है इजराइल, इजराइल से वो फायरिंग कराएगा, इजराइल के जो रिसोर्स हैं उसको यूटिलाइज करेगा और मिलिट्री बेसिस से वो इस तरीके के हमले की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन इस बार अमेरिका डेफिनेटली एक बड़े एफर्ट के साथ सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है और इसमें लगा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसने काउंटर उसका तैयार कर रखा है। काउंटर यह है कि पूरे विश्व को एकजुट होने नहीं दे रहा है। आपने ग्रीनलैंड का मामले में आपने यूरोप को उधर उलझा दिया, रशिया अपनी लड़ाई में फंसा हुआ है, चाइना को कहता है कि तुम ताइवान और इंडो पैसिफिक रीजन में देखते रहो, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री आज की डेट में चुप हैं, अफ्रीका नेशन एज इट इज उतने रिसोर्सफुल नहीं कि अमेरिका के किसी भी एक्शन को काउंटर कर सके, और साउथ एशियन कंट्री में वो पाकिस्तान को आज की डेट में पॉप अप कर रहा है। तो वो सारे अपनी एनिमिटी चाइना से भूल के पाकिस्तान के सरजनी पे उसकी जो रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज करना चाह रहा है और बगराम एयरफील्ड पे अपना कैप्चर करने की फिराक में है। तो एक तरीके से विश्व को उसने बांट रखा है और कभी भी ग्रुप ऑफ नेशन को साथ नहीं आने देना चाहता, और बिट्स एंड पीसेस में जो अमेरिका के एलाइज नहीं है उसके ऊपर हमला बोलता जा रहा और कहीं ना कहीं रशिया को मार्जिनलाइज करता जा रहा। और सारी की सारी लड़ाई देखिए है ये एनर्जी को लेके, ऑयल को लेके, बाकी सारा कुछ दिखावा है, ऐसा मेरा मानना है। और अमेरिका इस बार कटिबद्ध है कि सत्ता परिवर्तन करने के लिए किस एक्सटेंट तक ईरान रेसिस्ट करता है ये कोशिशें तो अमेरिका की ओर से लगातार की जा रही हैं अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कि ईरान में तख्ता पलट करा दिया जाए, और इसके लिए जो पॉसिबिलिटीज आपने बताई हैं, उम्मीद है उनमें से क्या आखिर चुनता है अमेरिका, ये देखना होगा। लेकिन मोहम्मद अमीन जी आपके पास आ रही है फाइनल कमेंट के साथ कि आखिर क्या इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता हुआ अमेरिका नजर आएगा इस कोशिश में? नहीं, देखिए जहां तक सवाल इस बात का है कि अमेरिका का, तो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है और काम करने का तरीका है वो पहले कुछ और था। अब की बार जो ट्रम्प आए हैं तो उनका सिर्फ काम है, ही इज नॉट ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट ए डिप्लोमैट, ही इज नॉट ए टेक्नोक्रेट, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए फर्स्ट क्लास बिजनेसमैन। तो उनको जहां पे नजर आ रहा है जिस तरीके से वो उस तरह से वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं। अभी देखिए इन्होंने यूरेनियम के चक्कर में कहा था कि हम एक दिन में वार खत्म कर देंगे रशिया और यूक्रेन की। अब उन्होंने रशिया को ढील दे दी है क्योंकि उनसे इनका बात नहीं बनी यूक्रेन से, तो अब वो वहां घुसना चाहते हैं। 90 ईयर्स की लीज चाह रहे थे वहां पर लिथियम की, क्योंकि लिथियम वहां पर ज्यादा है, तो वहां पर लिथियम मौजूद था। अभी ये जापान गए थे तो ये अपना सोयाबीन बेच के आ गए। मतलब हर जगह ये हर कंट्री में, अभी आपने देखा वेनेजुएला में क्या किया, उन्होंने ऑयल के ऊपर ले लिया अपना सारा ठेका, बेचना शुरू कर दिया कि हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, हम बेचेंगे, यानी उसके मालिक वो हो गए हैं, सरकार किसी और की है। तो घुस के इसी तरह ईरान में इनको दिख रहा है कि वहां पर भी जो मिनरल्स हैं वो हैं, प्लस वहां पे नेचुरल चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, प्लस उनको ईरान के अंदर आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो वो चाह रहे हैं कि इसको भी हम हथियार लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है आसानी से, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है जिस तरीके से उनका पीछे प्रभुत्व चल रहा है और यहाँ लोग डरते हैं। ये डरने वाला देश नहीं है, नहीं है, नहीं है। उन्नति जी, ये देश जो है अपने को विश्वास रखता है, बहुत ही फाइटर कौम है। ये मुस्लिम्स के अंदर भी शिया लोग जो होते हैं बहुत ही फाइटर होते हैं। बिल्कुल, अब देखिए अपनी ये लीडरशिप वाली जो इमेज है वो प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका किस एक्सटेंट तक जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए ईरान में क्या बड़ा होने वाला है ये सवाल है, लेकिन अमेरिका उसमें क्या किरदार निभा सकता है ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। लेकिन क्या अमेरिका का ये ख्वाब सच होगा या फिर टूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।